हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम बात करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग पार्ट 2 की। तो मैं जो भी बेसिक्स है वो मैं ऑलरेडी तुम्हें करा चुकी हूँ। और सेकेंडली मैंने क्या कराया है तुम्हें, जो थायराइड वाला रिसेप्टर वाला था वो भी करा दिया है और ईस्ट्रोजन वाला भी करा दिया है। तो ये सब मैं करा चुकी हूँ। तो जिसने भी अगर सेल सिग्नलिंग पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले वो देख लें, उसके बाद पार्ट सेकेंड बहुत ईजी लगेगा ना। अगर आपको CSI UGC नेट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, मतलब आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, आप पूरी 13 यूनिट्स अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी अपना नंबर लाना चाहते हैं, तो आप CSI UGC नेट की हमारे यहाँ पे अनअकैडमी के साथ में जुड़ के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप क्लासेस अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ पे सर्च इंजन पे जाना है। जाने के बाद आपको CSI UGC नेट डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने मंथ का कोर्स चाहिए। इट मीन्स आप कितने मंथ में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत इनिशियल डेज हैं या फिर आपको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हैं। अगर आप बहुत बिगिनर हैं, मतलब आपकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और आप मास्टर्स में आए हैं, तो 24 मंथ्स का ले सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो अगर जो भी बच्चा मास्टर्स फर्स्ट ईयर में आया है या फिर वो लास्ट ईयर में है, तो क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो मास्टर का कोर्स है वो भी कंप्लीट होगा, क्योंकि सारा का सारा जितना भी तुम्हारा कोर्स है वो नेट JRF से ही बिलोंग करता है, तो वो भी कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ आपकी नेट की प्रिपरेशन भी होगी। तो जैसे ही आप अगर लास्ट ईयर में आएंगे या फिर लास्ट सेमेस्टर में आएंगे, तो उसके होते होते आपका नेट भी क्लियर हो जाएगा, आपका JRF भी क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है, जो नॉर्मली पेमेंट होती है वो 11,000 होती है। आप 10% ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको रेफरल कोड जो डालना है, जो रेफरल कोड डालना है वो डालना है कुमकुम 10। क्या डालना है, कुमकुम 10 डालना है। इस कुमकुम 10 डालने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और जो आपकी पेमेंट जाती है अबाउट 10,395, आप पूरा एक साल का 10,000 रुपये में आप अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट करना है। जब प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग अ कुमकुम 10 ना। जो CSI UGC नेट के जो पेमेंट मेथड्स हैं, आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप EMI के थ्रू कर सकते हैं, आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू। तो जो EMI होता है उसमें नो कॉस्ट EMI आप अप्लाई कर सकते हैं ना। अगर आप CSI UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको मेरा कोर्स चाहिए, साथ साथ जितने भी एजुकेटर्स हैं जो CSI नेट से बिलोंग करते हैं, CSI नेट लाइफ साइंसेज से बिलोंग करते हैं, आपको सबकी क्लासेस मिलेंगी, आपको सबके कोर्सेज मिलेंगे, आपको सबकी क्लासेस मिलेंगी। आप उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हो। आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है कुमकुम 10 KUM 10 फॉर गेटिंग अ 10% ऑफ ऑन द पेमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करती हूँ, तो देखो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसमीटर्स जो हमारी इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट कराते हैं, या फिर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी भी न्यूरॉन्स में या फिर किसी भी टारगेट सेल पे। जो फर्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है, द न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी अ सिग्नल्स बिटवीन द न्यूरॉन्स or from the neurons to other type of target cells such as muscle cells. They are diverse group of small hydrophilic molecules including acetylcholine, dopamine, epinephrine, serotonin, histamine, glutamate, glycine and GABA। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बताया गया है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो स्मॉल होते हैं लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब हुआ दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे ये मेरा मॉलिक्यूल हो गया, ये मेरी सेल हो गई, यहाँ पे जो अगर हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं एंटर कर सकता। इसको क्या चाहिए, इसको कोई भी रिसेप्टर चाहिए इसको बाइंड करने के लिए। अगर इसको पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं मिलेगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा नहीं और सिग्नल नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे नाम थे इनके जो हमारे यूज आते हैं। अब ये नहीं है, इसमें दोनों हैं, इनिबिटरी भी इन्वॉल्व है और मेरे स्टिमुलेटरी भी इन्वॉल्व है।
जैसे अगर मैं गाबा की बात करूँ इनिबिटरी है, ग्लाइसिन की बात करूँ इनिबिटरी है, और अगर डोपामिन की बात करती हूँ, एड्रेनलिन की बात करती हूँ, ये स्टिमुलेटरी है। Now, the release of the neurotransmitters is signaled by the arrival of the action potential at the terminus of neurons. तो क्या होता है कि जैसे ये न्यूरॉन्स का मेरा टर्मिनस है, यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसका तुम्हें पता होना चाहिए, जब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है, सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो जाता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है, तो जो भी सिग्नल आया होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, न्यूरॉन्स में। फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे कि जाओ ये इन्फॉर्मेशन आई है, हमें ये वाला काम करना है, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। Now these neurotransmitters then diffuse across the synaptic cleft and bind to the receptors on the target cell surface. तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो डिफ्यूज हो जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे ऑन द टारगेट सेल सरफेस। नाउ सम न्यूरोट्रांसमीटर कैन आल्सो एक्ट एज हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो एक हार्मोन की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं। तो मतलब उसके दोनों फंक्शन होते हैं, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर ले या फिर हार्मोन की तरह काम करे। कौन सा है ऐसा, कौन सा है, वो है एपिनेफ्रिन, वो है एपिनेफ्रिन जो दोनों की तरह काम करेगा। Now, the neurotransmitters are the hydrophilic molecules unable to cross the plasma membrane, मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो उनके लिए क्या चाहिए, उनको उसके लिए रिसेप्टर चाहिए। Like many neurotransmitters, receptors are ligand-gated ion channels such as acetylcholine receptor. अगर मैं acetylcholine receptor की बात करती हूँ और यहाँ पे acetylcholine आता है तो क्या होता है, ये ligand ion channels होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं। Now, neurotransmitters binding to these receptors induces a conformational change that opens the ion channel. जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा, यहाँ पे जो आयन चैनल्स होंगे, जो आयन चैनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ओपन, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मुझे टारगेट सेल में चेंज लाना था, जो मुझे टारगेट सेल में चेंज लेके आना था, वो इस आयन फ्लक्स की वजह से वो चेंज आ जाएगा। जैसे अगर मुझे सेल ग्रोथ करानी है या फिर मुझे सेल का प्रोलिफरेशन कराना है, तो अगर मुझे कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को भेजना पड़ेगा। जैसे वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा, आने के बाद वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, जैसे वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो हमारे जो भी कैस्केड ऑफ रिएक्शंस हैं, मतलब कैस्केड ऑफ रिएक्शन विल इनिशिएट एंड फाइनली दे लीड टू एक्टिवेट द टारगेट सेल, टारगेट सेल एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी हमें काम कराना था वो हो जाएगा। Other neurotransmitters receptors are coupled to the G protein, a major group of signaling molecules that link the cell surface receptor to the variety of intracellular molecules. तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते क्या हैं। देखो, जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो सेल के सरफेस पे मिलते हैं, जो सेल के सरफेस पे मिलेंगे वो क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स बोलते हैं। माना कि अगर तुम मानो ये देखो, ये जैसे तुम्हारी सेल थी, जैसे ये वाली तुम्हारी सेल थी कोई, और तुमने माना कि ये चीज तुम्हें क्या करनी थी, उसको ट्रांसपोर्ट कराना था किसी इंफॉर्मेशन को। ये हो गया, मेरी सेल हो गई और मुझे इसको ट्रांसपोर्ट कराना था। अगर ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता तो इजीली क्रॉस कर जाता, लेकिन ये क्या एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेल के कुछ सरफेस पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, वहां आके बाइंड करेगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने जो न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म वाले दोनों जो थे, कौन कौन, जो ईस्ट्रोजन वाला था, स्टेरॉइड हार्मोन्स वाला, प्लस हमने जो थायराइड हार्मोन वाला था, ये हम दोनों ये जो दोनों चीजें हैं, ये हम पिछली क्लास में जो सेल सिग्नलिंग का पार्ट फर्स्ट था उसमें पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर, मतलब जो सेल की सरफेस पे जो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। Now, most ligand responsible for the cell signaling, including a neurotransmitters, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स। तो जो बहुत से जो लिगेंड होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेंगे
उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। उसके बाद जैसे बाइंड करेंगे ये क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीरीज ऑफ एडिशनल इंट्रासेलुलर टारगेट्स। तो वो वहां से बहुत सारे, मैंने बोला जैसे कि कैस्केड ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे माना ये मेरी सेल थी, यहाँ पे आके मेरा रिसेप्टर बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, मेरे ए को एक्टिवेट करेगा, ये ए क्या करेगा, बी को एक्टिवेट करेगा, बी क्या करेगा, सी को एक्टिवेट करेगा। जैसे ये सी एक्टिवेट हो जाएगा ये न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, यहाँ पे जीन हो गया, यहाँ पे सी बाइंड करेगा विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन करा देगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता है सेल सरफेस रिसेप्टर का, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं GPCR। तो इसका नाम ही देखो, इसका नाम क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। मतलब ऐसे रिसेप्टर जिनके साथ जो जी प्रोटीन है वो कपलिंग में प्रेजेंट है, मतलब ऐसे रिसेप्टर जो क्या जी प्रोटीन से कपल्ड हैं। अगर मैं जी प्रोटीन को हटा दूंगी तो GPCR रहेगा ही नहीं। तो जो जी प्रोटीन के साथ बाइंड है उसको बोलते हैं GPCR। Now, the largest family of the cell surface receptors transmits a signal to intracellular targets via intermediary action of guanine and nucleotide binding protein, that is a G protein. अगर क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि G proteins क्या हैं, G proteins क्या हैं, guanine न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है। ये कहाँ बाइंड करती हैं, ये हमारे ग्वानिन रीजन से बाइंड करती हैं, इसलिए हम इन्हें जी प्रोटीन बोलते हैं। नाउ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर दैट इज GPCR आर सो नेम्ड, मतलब इनको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये कपल करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, जी प्रोटीन्स के साथ में। आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। Now, the G proteins coupled receptor of family includes a large number of receptors that are responsible for smell, sight and taste. अगर क्वेश्चन में आता है, तुमसे पूछा जाता है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये किस चीज़ को एक्टिवेट करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये किस चीज़ को करते हैं, जो स्मेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो साइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइट जैसे रोडोप्सिन हो गया, ऑल्फैक्टरी हो गया यहाँ पे स्मेल वाला, टेस्ट वाला जो हो गया, गैस्ट्रो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जी प्रोटीन जो GPCR है वो इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज GPCR आर द डाइवर्स एरे ऑफ हॉर्मोन्स। बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स, मतलब इसका जो GPCR है बहुत सारे लिगेंड को अपने से बाइंड कराने में बिलीव रखता है, जैसे चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल्स का हो। जैसे याद रखो, जैसे कीमो अट्रैक्टेंट, अगर तुम्हें पता हो जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक कीमो अट्रैक्टेंट होता है, एक कीमो रिपेलेंट होता है, उसके बेसिस पे वो आगे मूव करता है, तो वहाँ पे भी GPCR मिलता है। अगर हम बात करते हैं किसी फेगोसिटिक सेल्स की जहाँ पे इम्यून सिस्टम का काम आने वाला है, ऑडोरेंट्स हो गए जो नाक में होंगे, टेस्टेंट्स हो गए जो हमारे ऑल्फैक्टरी हो गए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे GPCR से ही बिलोंग करते हैं। Now the G protein coupled receptors are characterized by the 7 membrane spanning alpha helices. This is alpha helices. देखो ये है हमारा GPCR, ये क्या है, GPCR है। यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर साइड हो गया ये वाला, जिसपे N टर्मिनल है। ये क्या हो गया, ये मेरे 7 बार स्पेन कर रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 बार स्पेन करता है मेम्ब्रेन को, 7 बार स्पेन करता है मेरे को, इसलिए इसको सर्पेंटाइन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये हो गया हमारा कौन सा, साइटोसोलिक साइड, जिसपे C टर्मिनल प्रेजेंट है, जिसपे C टर्मिनल प्रेजेंट है। नाउ द बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। तो लिगेंड कहाँ बाइंड करेंगे, जो इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है यहाँ पे आके मेरे लिगेंड बाइंड करेंगे, इस पे लिगेंड बाइंड करेंगे, ठीक है। And these receptors induces a conformational change that allows the cytosolic domain of the receptors to bind with the G proteins associated with the inner face of the plasma membrane. तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे लिगेंड ने एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे बाइंड करा है तो वो बाद में क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर पे बाइंड करा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सी वाला रीजन है इसमें क्या होगा, चेंज आएगा, ये चेंज आएगा, इससे जो बाइंड था जी प्रोटीन उसमें चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैस्केड ऑफ रिएक्शंस ओपन हो जाएगी और जो मुझे प्रोडक्ट बनाना था या फिर जो मुझे टारगेट सेल पे फंक्शन करवाना था वो मैं कर सकती हूँ। Now the amino terminus is present on the outside of cell. हमने देखा कि जो N रीजन है ये रहा, ये अमाइनो टर्मिनस जो है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे प्रेजेंट है।
The 7 alpha helices that traverse the membrane of the plasma membrane are connected by the loops of varying length and carboxy terminus is present on inside of the cell. तो ये सब देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे वेरिंग ऑफ लेंथ, ऐसा तो है नहीं कि सबकी सेम लेंथ है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है. There are the 3 loops present on the outside of the cell that together form a ligand binding protein. तो जो 3 होंगे बाहर वाले, वो 3 मिलके क्या बनाएंगे, हमारा लिगेंड बाइंडिंग प्रोटीन पॉकेट बनाएंगे जहाँ पे हमारा लिगेंड बाइंड करेगा. तो 3 जो होंगे, देख 1, 2 एंड 3, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, लिगेंड बाइंडिंग पॉकेट बनाएंगे. And there are also 3 loops present on the cytoplasmic side of the plasma membrane that provide the binding site for the intracellular signaling proteins. तो नीचे वाले जो 3 होंगे, ये जो नीचे वाले 3 होंगे वो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेंगे, जिसके बाद कैस्केड ऑफ रिएक्शन हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे जीपीसीआर का पता करना है कि जीपीसीआर कहाँ पे होता है, कैसे फंक्शन करता है, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सा हार्मोन आके बाइंड कर रहा है, तो मैं कैसे पता कर सकती हूँ, बाय यूजिंग अ एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफिक एनालिसिस. तो मैं एनालिसिस कर सकती हूँ किससे, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से यूज करके. Now the inactive conformation of the GPCR is stabilized by the non-covalent interaction between a specific residues in the transmembrane alpha helices. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा GPCR की इनएक्टिव कॉन्फर्मेशन है वो स्टेबलाइज कैसे होती है, बाय यूजिंग अ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन रहता है इसमें. ये सब मैं तुम्हें अभी आगे पूरा डायग्राम के थ्रू समझाने वाली हूँ. Now ligand binding disturb these interaction. तो जैसे मेरा GPCR था, ठीक है, यहाँ पे ये इस फॉर्म में प्रेजेंट था, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऐसे से प्रेजेंट थे, जिनके भी क्या था, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन प्रेजेंट था. जैसे ही मेरा लिगेंड आके बाइंड करेगा, जैसे ही मेरा लिगेंड आके बाइंड करेगा, ये जो इंटरेक्शन होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएंगे. और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मतलब क्या होगा कि ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. पहले इनएक्टिव फॉर्म में था जब हमारा इंटरेक्शन हो रखे थे, लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे इंटरेक्शन, ये कैसे फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा. देखो ये तुम्हें जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है किससे एडेनाइल साइक्लेज कौन सा इफेक्ट कर रहा है, कौन सा रिसेप्टर है उसके ऊपर. ये सारे जीपीसीआर के ही फंक्शन, ठीक है, ये जीपीसीआर के ही अंदर आते हैं. तो अगर मैं बात करती हूँ एपिनेफ्रिन की, एपिनेफ्रिन का जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो जीपीसीआर का है, दैट इज बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर है. कौन सा है, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर है जो एपिनेफ्रिन का है. ये क्या करता है, ये हमारे एडिनालाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है. किसको एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा. एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में तोड़ देगा. तो ये होता है मेरे एपिनेफ्रिन का फंक्शन. अगर मैं सेरोटोनिन की बात करती हूँ तो उसमें कौन सा रिसेप्टर होता है, सेरोटोनिन वाला रिसेप्टर होता है. इसमें भी एडिनालाइल साइक्लेज रिलीज होती है. अब जो सेरोटोनिन होता है वो क्या करता है, बिहेवियरल सेंसिटाइजेशन एंड लर्निंग इन एप्लाइजिया, इसमें ये काम करता है. तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें इनके रिसेप्टर्स याद करने हैं और तुम्हें इफेक्टर याद रखने हैं. अगर लाइट की बात करती हूँ तो लाइट से कौन सा जुड़ा है, रोडॉप्सिन जुड़ा हुआ है. रोडॉप्सिन भी जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है. जो इफेक्टर जो होगा वो CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा विजुअल एक्साइटेशन में. ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों आई थिंक. और एसिटाइल कोलिन वाला, एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है वो कौन सा है, मुस्कारिनिक, ठीक है, मस्कारिनिक जो रिसेप्टर है, देखो ये याद रखना है, एडिनर्जिक, सेरोटोनिन, रोडॉप्सिन एंड म्यूस्कारिनिक, ये सारे चारों के चारों याद रखने हैं. इसमें क्या करता है एसिटाइलकोलिन, ये पोटेशियम आयन चैनल्स को खोल देगा, जिसकी वजह से स्लोइंग ऑफ द पेस मेकर एक्टिविटी, तो जो पेस मेकर जो हार्ट में प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी. ओके, अब हम बात करने वाले हैं जी प्रोटीन्स की. अब हमने जीपीसीआर पढ़ लिया, अब हम बात करने वाले जी प्रोटीन्स की. जीपीसीआर का मतलब था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर से जो मेरा अल्फा हेलिक्सिस था 7 बार जो स्पेन कर रहा था मेम्ब्रेन को, उसके साथ कौन बाइंड होगा, उसके साथ बाइंड होगी जी प्रोटीन. अब जी प्रोटीन देख लेते क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. These proteins are referred as a G protein because they bind guanine nucleotide either GDP और GTP. तो जी प्रोटीन को जी प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं. ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो किससे बाइंड करेंगी, चाहे वो जीडीपी से बाइंड करें या फिर जीटीपी से बाइंड करें. तो जो जी प्रोटीन होती हैं वो इन दोनों से बाइंड करके रहती हैं.
एक से बाइंड करेंगी एट पर्टिकुलर टाइम, दोनों से बाइंड नहीं करेंगी, ठीक है। हेट्रोट्राइमेरिक होता है, ये कैसी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर हेट्रोट्राइमेरिक। हेट्रोट्राइमेरिक का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब अलग अलग यूनिट होंगी और ट्राइमेरिक मतलब 3 यूनिट होंगी, अलग अलग यूनिट होंगी, 3 यूनिट होंगी, उसको बोलेंगे हेट्रोट्राइमेरिक। बिकॉज ऑल ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। कितनी सब यूनिट्स हैं इनके पास, 3 सब यूनिट्स हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोट्राइमेरिक बोल रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, हेटेरोट्राइमेरिक बोल रहे हैं। नाउ द अल्फा सब यूनिट्स बाइंड टू द ग्वानियन न्यूक्लियोटाइड। जो अल्फा सब यूनिट है वो मेरे ग्वानियन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करके रखती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी अल्फा सब यूनिट है वो या फिर तो जीटीपी से बाइंड करके रखेगी या फिर जीडीपी से बाइंड करके रखेगी। तो कौन सी इंपॉर्टेंट हो गई, अल्फा सब यूनिट इंपॉर्टेंट हो गई, जो क्या करेगी, पूरी जी प्रोटीन को रेगुलेट करेगी, इट रेगुलेट द जी प्रोटीन एक्टिविटी। अगर सेल हमारी रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब कोई भी हमारा लिगेंड नहीं आया है, कोई भी रिसेप्टर से आके बाइंड नहीं करा है, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो अल्फा होगा वो बाउंड रहेगा जीडीपी से, ठीक है। अगर मेरा ये इनएक्टिव है, मतलब कोई भी लिगेंड नहीं आया है, तो जो मेरी अल्फा फॉर्म है वो मेरी जीडीपी से बाइंड रहेगी, ठीक है, विद इन अ कॉम्प्लेक्स विद बीटा एंड गामा। मतलब क्या हुआ, इसके साथ जो बीटा होगा वो भी बाइंड रहेगा और गामा भी बाइंड रहेगा। देखो ये हो गई, जब तक कोई लिगेंड नहीं आया, तुम ऐसे समझो कोई लिगेंड नहीं आया है, तब तक क्या होगा, ये अल्फा सब यूनिट हो गई मेरी, इसके पास क्या होता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड वाली एक्टिविटी होती है, मतलब इस पे जीडीपी या फिर जीटीपी आके बाइंड करेगा, और बीटा और गामा भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेटेरोट्राइमेरिक। इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्राइमेरिक बोलेंगे। अब ये देखो, ये बीटा सब यूनिट जो है ये हमारे मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं है, ये हमारे मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं है, खाली जो अल्फा है और जो गामा है वो हमारी, ये गामा, गामा आई थिंक दिख नहीं रही, यहाँ पे गामा होती है, जो गामा है वो हमारी बाइंड रहती है, वो हमारी कहाँ बाइंड रहती है, वो मेम्ब्रेन से बाइंड रहती है। जैसे अगर तुम इसको देखो, चलो इसमें देखो कि ये अगर मैं दिखाऊं इसको, तो ये मेरी अल्फा सब यूनिट है, ये रही मेरी अल्फा सब यूनिट, और ये बीटा है जो मेरी मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं है, और ये मेरी गामा। तो ये जो तीनों सब यूनिट्स होती हैं, अगर ये तीनों बाइंड है और ये अल्फा जो है जीडीपी से बाइंड है, दैट मीन्स वो इनएक्टिव फॉर्म में है, कोई लिगेंड आके बाइंड नहीं करा है अभी। नाउ हार्मोन बाइंडिंग इंड्यूसेस अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर such that the cytosolic domain of the receptor interacts with the G protein and stimulate the release of a GDP into the GTP। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरा कोई हार्मोन आके बाइंड करेगा, देखो ये पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं पहले कि होता कैसे है। यहाँ पे मेरा रिसेप्टर था, कौन सा रिसेप्टर है, GPCR है, ये किसके कपल किसके साथ में है, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जी प्रोटीन का मतलब क्या है, जी प्रोटीन में 3 चीजें हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये तीनों साथ का साथ कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और बाइंड रहती हैं। जो बीटा होती है वो हमारी मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं होती, सिर्फ अल्फा और गामा बाइंड रहेगी। जो अल्फा होती है वो मेन होती है, क्यों, क्योंकि वो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड से बाइंड रहती है, दैट मीन्स ये जीडीपी से बाइंड है जब कोई चीज नहीं आई है, कोई रिसेप्टर से कोई लिगेंड बाइंड नहीं करा है। जैसे ही लिगेंड बाइंड करेगा, देखो ये आ गया लिगेंड, इसने लिगेंड ने बाइंड कर दिया, जैसे ही बाइंड करेगा वैसे ही जो अल्फा फॉर्म होगी वो चेंज होने लग जाएगी, वो चेंज होने लग जाएगी, जो जीडीपी होगा वो चेंज होने लग जाएगा। देखो क्या होगा, ये बाइंड करा, बाइंड करने के बाद ही मेरा जो जीडीपी था वो मेरा कहाँ कन्वर्ट होगा, ये मेरा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये मेरा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे मेरा लिगेंड बाइंड करता है, उसके बाद ये जो सब यूनिट्स होती हैं, ये दो जो सब यूनिट्स होती हैं, ये जो मेरी 2 सब यूनिट्स होती हैं, वो मेरा अल्फा का साथ छोड़ देती हैं, वो अल्फा का साथ छोड़ देती हैं, और जो अल्फा होता है अकेला चल देता है कि चलो मैं एक्टिवेट करूंगा उसको, मैं एक्टिवेट करूंगा। तो वो क्या होता है, बीटा गामा तो यही रह गए, जो अल्फा गया किसके पास इंफॉर्मेशन लेके, जीटीपी वाली, कि तुम एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर दो। तो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे सीएमपी में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, जो सीएमपी जो हमारा कन्वर्ट हुआ है वो हमारा आगे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, वो एक
सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा, एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा और वो इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाएगा। इंफॉर्मेशन आगे जाएगी तो जो हमें टारगेट सेल पे फंक्शन कराना था वो फंक्शन हो जाएगा। अब ये जो पूरी बात है, जो CAMP वाली बात है, पूरा IP3 वाली बात है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं GPCR का पूरा प्रॉपर फंक्शन, मतलब जो ग्लूकोज कन्वर्जन है, ग्लाइकोजन कन्वर्जन है, जब हम वो वाली बात करेंगे तब हम इसे पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ जी प्रोटीन तक पूरा वो पढ़ने वाले कि जी प्रोटीन्स क्या हैं, GPCR कैसे फंक्शन कर रहा है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। हाँ, ये देखो, ये मेरे अल्फा ने ट्रांसपोर्ट कर दिया इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद इसके पास एक GTPase एक्टिविटी होती है। GTPase एक्टिविटी होती है जिसमें क्या होता है, जो GTP है मेरा वो GDP प्लस PI में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कन्वर्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो वापस से इनके साथ आके बाइंड कर जाएगा, बोलेगा हम तो भाई थे, कोई बात नहीं, अलग अलग हो गए, अब हम साथ में आ गए। तो वो क्या होगा, वो साथ में आ जाएगा। साथ में आ गया, साथ में आने के बाद क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, GRK ने ये सारा काम करा। कौन था, छुपा रुस्तम, GRK। उसने क्या रहा था, ATP को ADP में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को उसको जरूरत थी नहीं तो इन तीनों को साथ में लेके आ गया। ठीक है, ये होता है। अब एक अरेस्टिन का फंक्शन हम नेक्स्ट अभी मतलब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तुम्हें सिर्फ इतना समझना था, देखो तुम्हें समझना क्या था कि देखो ये रिसेप्टर है मेरा, ये रिसेप्टर हो गया, GPCR है ये मेरा, उसके साथ कौन बाइंड है, जी प्रोटीन बाइंड है। जी प्रोटीन बाइंड है जो इनएक्टिव स्टेट में है। इनएक्टिव स्टेट में कब होगी, जब वो अल्फा बीटा गामा ये तीनों सब यूनिट जब साथ में प्रेजेंट होंगी और अल्फा के ऊपर क्या होगा, GTP प्रेजेंट होगा, GDP प्रेजेंट होगा। इन द इनएक्टिव स्टेट द अल्फा सब यूनिट इज बाउंड टू द GDP इन अ कॉम्प्लेक्स विद द बीटा इन गामा। अब क्या आ गया, हमारा हार्मोन आ गया, देखो हार्मोन आ गया, ये आ गया हार्मोन, मतलब लिगेंड आ गया। रिसेप्टर को पता चला, उसने क्या करा, कॉन्फर्मेशन चेंज आया, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इनएक्टिव था हमारा उसके बाद चेंज होगा, उसका कन्वर्जन होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज होगा, मतलब जो GDP था उसकी जगह मेरा क्या आ जाएगा, GTP आ जाएगा। GDP निकल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, GTP आया। जैसे ही GTP आया, अल्फा सब यूनिट बोलता है अब तुम हटो, अब मैं तो बन गया राजा, वो राजा बन जाता है। मतलब उसके बाद GTP आ गया, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाएगा, वो टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे हमने देखा था पिछली वाली उसमें कि ATP ने CMP में कन्वर्ट हो गया। तो जब ATP CMP में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही वो उसका कन्वर्जन आगे चला जाएगा, अब इसको इनएक्टिवेट होना पड़ेगा। अब ये तो हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता है, अभी हमेशा एक्टिव नहीं रह सकता है, तो उसके बाद क्या होगा, इसका इनएक्टिवेशन होगा, फिर से GTP हाइड्रोलिसिस होगी, मतलब GTP अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, GDP में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर से ये वापस नॉर्मल हमारा रिएक्शन शो कर देगा। चलो देखते हैं, अब पढ़ लेते हैं इसको। The activated GTP bound alpha subunit then dissociate from beta and gamma. तो बीटा और गामा से अलग हो जाएगा कि तुम हटो और मैं अपना काम करता हूँ, which remain together and function as a beta gamma complex की तरह काम करेंगे। Both the active GTP bound alpha subunit and the beta gamma complex then interact with their targets to elicit an intracellular response. तो जो अल्फा होगा मेरा वो वहाँ काम करेगा, बीटा कॉम्प्लेक्स वहीं रुक जाएगा, जिसकी वजह से जो टारगेट सेल पे जो भी रिस्पॉन्सेज लेके आने थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। Each dissociated G subunits with a GTP attached is free to activate an effector protein. मतलब क्या हुआ, जो G subunits के साथ जो भी attached था, GTP attached था, उसने क्या करा, effector protein, कौन सी effector protein है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा। एडिनाइल साइक्लेज किसको एक्टिवेट करेगा, द इफेक्टर लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ सेकेंडरी मैसेंजर दैट इज CMP। जो एडिनाइल साइक्लेज होता है वो क्या करता है, मेरा ATP को CMP में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही CMP में कन्वर्ट होगा, ये क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी मैसेंजर। ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये क्या लेके जाएगा, इंफॉर्मेशन लेके जाएगा सेल के अंदर कि ये सारे काम कराने हैं और तुम जीन का एक्सप्रेशन करा दो। The activity of the alpha subunit is terminated by the hydrolysis of the bound GTP, and the inactivated alpha subunit now bind with the GDP bound, then reassociate with the beta gamma complex ready for the sex cycle to start new. इसका मतलब क्या हुआ, पहले अल्फा सबयूनिट जो GTP के साथ बाइंड थी, एक्टिव थी, बाद में क्या होगा, ये अल्फा जो होगी GTP के साथ फिर से बाइंड कर जाएगी और बीटा गामा भी इसके साथ आके बाइंड कर जाएंगे, फिर से नई साइकिल स्टार्ट करेंगे।
देखो, अगर तुम इसको देखो, ये हार्मोन आके बाइंड करा, ये मेरा रिसेप्टर था, जैसे ही बाइंड करेगा मेरी जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जब इसके साथ बाइंड थी इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे ही मेरा जीटीपी का एक्सचेंज होगा, जीडीपी से जीटीपी का एक्सचेंज होगा, ये एक्टिवेटेड हो जाएगी, ये एक्टिवेटेड हो जाएगी, ये एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट करने के बाद इसकी एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देगी। ये सीएमपी क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर होगा, आगे इंफॉर्मेशन पास करेगा। जी प्रोटीन इज सेट टू बी ऑन, कब ऑन बोली जाएगी, जब वो किससे बाइंड कर रखी होगी, जीटीपी से बाइंड कर रखी होगी। G subunits can turn themselves off by hydrolysis of GTP into a GDP and inorganic phosphate। एक ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो मेमिलियन जीनोम में 20 डिफरेंट हमारे पास अल्फा सब यूनिट्स हैं, 5 बीटा सब यूनिट हैं और 12 गामा सब यूनिट हैं। Now, heterotrimeric G proteins come in 4 flavors। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं G proteins की बात करती हूँ तो सिर्फ एक फॉर्म में नहीं मिलती हैं, ये 4 फॉर्म में मिलती हैं, जैसे GS, GQ, GI and G12 and 13। This classification based on the G subunits and the effector to which they couple। तो इसके किसके बेसिस पे है कि जो जिस सब यूनिट से बाइंड करके रखती है या फिर किसको इफेक्टर को एक्टिवेट करने वाली है, उसके बेसिस पे इनको नाम दिए गए हैं। जीएस का नाम बोलूं तो एस का मतलब होता है स्टिमुलेटरी है, स्टिमुलेटरी फैमिली है। जीएस मतलब वैसी जी प्रोटीन जो स्टिमुलेट करती हो। द मेंबर ऑफ दिस फैमिली कपल रिएक्टर्स टू एडेनाइल साइक्लेज, मतलब जो जीएस फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो किसके साथ रहते हैं, किसके साथ कपल करते हैं, एडेनाइल साइक्लेज के साथ कपल करेंगे। एडेनाइल साइक्लेज इज एक्टिवेटेड बाय द जीटीपी बाउंड जीएस सब यूनिट। जैसे मैंने पिछली बार जो बताया, जो पिछली बताई है वो सारी जीएस फैमिली का था। For example, the G protein associated with the epinephrine receptor is called GS। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एपिनेफ्रिन जो हो गया वो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर GQ फैमिली की बात करती हूँ तो GQ फैमिली कौन से होते हैं, द मेंबर्स कंटेन G सब यूनिट दैट एक्टिवेट PLC दैट इज फॉस्फोलाइपेज C। तो जो मेंबर्स हमारे फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करते हैं वो हमारे GQ फैमिली से बिलोंग करते हैं। लाइक जो PLC है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉस्फेटाइल इनऑसिटोल पीआई बिसफॉस्फेट को PiP2 को कन्वर्ट करने के लिए टू प्रोड्यूस इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3 एंड डेग कौन, PLC गामा या फिर PLC। तो जो PLC है वो GQ फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड GI सब यूनिट। आई का मतलब होता है इनिबिटरी, जो चीजों को इनिबिट करेगा, मतलब फंक्शन बाय इनिबिटिंग एडेनाइल साइक्लेज, तो वो होगा GI। G12 और G13 इसके बारे में इसका कुछ इतना रिसर्च हुआ नहीं है तो हमें इतना कुछ पता नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये सेल प्रोलिफरेशन और मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ जी प्रोटीन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, ये पूरी जो टेबल है इसको याद रखना है। देखो अगर मैं स्टिमुलेटरी की बात करूँ, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अभी एपिनेफ्रिन हो गया और एपिनेफ्रिन क्या कर रहा था, एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा था, तो इसके पास जो एक्शन मीडिएट है अल्फा यूनिटी करेगी, अल्फा जीटीपी के साथ बाइंड होगी वही करेगी, तो एक्टिवेट किसको करेगी, एडेनाइल साइक्लेज को, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कैसे कैल्शियम चैनल ओपन होने वाले होते हैं। GOLF, ये क्या है, GOLF, OLF का मतलब हो गया ऑल फैक्ट्री, इसका मतलब हो गया ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री कहाँ से रिलेट करता है, नोज से रिलेट करेगा, स्मेल से रिलेट करेगा। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा अल्फा सब यूनिट होता है और इसमें भी सेम होता है, लेकिन ऑल फैक्ट्री सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। GI मतलब इनिबिटरी हो गया, तो अल्फा यूनिट को ही इनिबिट करेगा और इनिबिट करेगा एडेनाइल साइक्लेज को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसको एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देगा। उसके बाद आता है G0। ये जो G0 है ये क्या करके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है बीटा गामा पे एक्ट करता है, एक्टिवेट द पोटेशियम चैनल्स एंड इनएक्टिवेट द कैल्शियम चैनल्स, तो ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इंपॉर्टेंट में बात करूं, ये है और ट्रांसड्यूसिन वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, ये इसमें भी अल्फा होता है। ट्रांसड्यूसिन वाला क्या करता है, साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्टरेज को करेगा। अगर मैं रोडोप्सिन की बात करूंगी तो वहां पे मेरा कौन सा आने वाला है, ट्रांसड्यूसिन आने वाला है। अगर मैं GQ की बात करती हूँ, अभी मैंने बता दिया GQ का, तो कहाँ पे होगा, फॉस्फोलाइपेज C बीटा में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब आता है रेस्पॉन्स टर्मिनेशन। रेस्पॉन्स टर्मिनेशन का मतलब हुआ कि अगर मेरा G
प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, अब मुझको इनिबिट भी तो करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव ही रह गया, अगर उसको मैंने बंद नहीं करा, तो वो तो सेल प्रोलिफरेशन कराता जाएगा। अगर प्रोलिफरेशन कराता जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरी सेल है वो मेरी ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मुझे उसको बचाना है ट्यूमरस सेल्स बनने से, तो मुझे उसका रिस्पॉन्स को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। अब कैसे होता है टर्मिनेट? As the ligand binding results in the receptor activation, the activated receptors turn on G proteins. तो मैं पता है कि रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा लिगेंड, तो मेरी जो G प्रोटीन होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। Now the G proteins turns on the effectors, वो effectors को टर्न ऑन कर देंगी, उनको बोलेंगे तुम जाके अपना काम करो। To prevent overstimulation, the receptors have to be blocked from the continuing to activate the G protein. तो ओवरस्टिमुलेशन से बचाने के लिए मुझे G प्रोटीन्स को एक्टिवेशन को रोकना पड़ेगा, उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसेंसिटाइजेशन, मतलब उसका जो सेंसिटिविटी है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे करते हैं खत्म? डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोसेस बाय विच इट ब्लॉक्स द एक्टिव रिसेप्टर्स फ्रॉम टर्निंग ऑन एडिशनल जी प्रोटीन। मतलब वो रिसेप्टर्स को बोल देगा कि अब तुम्हें और ज्यादा जी प्रोटीन को एक्टिवेट नहीं करना है, टर्न ऑन नहीं करना है। First is cytoplasmic domain of the activated GPCR is phosphorylated by a specific type of kinase called G protein coupled receptor kinases। मतलब ये जो मेरा C पोर्शन था साइटोप्लाज्मिक बोला, उसमें क्या करा, उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। किसने? GRK ने फॉस्फोराइलेट कर दिया। दिस मीन G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर काइनेसेस, जो कहाँ करती हैं, जो हमारी जो फॉस्फोराइलेशन है वो करती हैं सीरीन और थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेसेस होती हैं, जो सीरीन और थ्रियोनिन पे जाके मेरा फॉस्फोराइलेशन करा देंगे। Now the phosphorylation on the GPCR followed by the binding of protein called arrestin। जैसे ही मेरा phosphorylation होगा, यहाँ पे कौन आके बाइंड कर जाएगा? यहाँ पे बाइंड करके जाएंगे arrestin। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो चीजों को अरेस्ट कराती हो तो वो आके बाइंड कर जाएंगी। अब arrestin क्या होती हैं? Arrestin are the small family of the protein that bind to the GPCR and compete with the binding with the heteromeric trimeric G protein। तो वो और एक्टिवेट नहीं होने देती हैं। देखो ये मेरा हो गया जीपीसीआर, देखो ये मेरा जीपीसीआर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मेरी सी थी, मतलब साइटोप्लाज्म जो साइड थी, यहाँ पे क्या करा, जीआरके ने क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया। देखो फॉस्फोराइलेशन कर दिया, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन करेगा अरेस्टिन आके बाइंड कर जाएगा, ये अरेस्टिन आके बाइंड कर जाएगा। अब क्या होता है, देन अरेस्टिन बाइंडिंग प्रिवेंट द फर्दर एक्टिवेशन ऑफ एडिशनल जी प्रोटीन्स। This action is termed as a desensitization because the cell stops responding to the stimulus despite the continued presence of the stimulus on the outer surface of the cell। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बहुत सारे लिगेंड यहाँ पे ऑलरेडी थे, लेकिन उसके बाद भी मेरा रिसेप्टर उसको सेंस नहीं कर पा रहा है, मेरा रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अरेस्टिन यहाँ पे आके बाइंड कर गया है, वो उसको सेंस करने ही नहीं दे रहा है कि कितने अभी लिगेंड बाकी हैं। Now, arrestin molecules are also capable of binding to the AP2 receptor, AP2 adapter molecules that are situated in the clathrin coated pits। ये याद रखना है, ये यहाँ का क्वेश्चन भी है और दूसरे वाले का भी क्वेश्चन है कि जो AP2 होता है वो क्लेथरिन कोटेड के अडेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो अरेस्टिन होता है मेरा यहाँ पे भी आके बाइंड करता है। देखो ये मेरा जीपीसीआर हो गया, ये वाला जीपीसीआर हो गया। अब क्या हुआ, ये जो AP2 से भी अरेस्टिन आके बाइंड कर सकता है, तो वो किसके, क्लेथरिन को बोलेगा यहाँ पे आके उसको जीपीसीआर को लेके आएगा, कहाँ पे, क्लेथरिन कोटेड पिट्स के पास में लेके आ जाएगा। उस पिट से वो वेसिकल के फॉर्मेशन में, मतलब इसको तोड़ देगा, वेसिकल के फॉर्मेशन में कहाँ लेके जाएगा, एंडोजोम में लेके जाएगा। एंडोजोम में जाने के बाद वो लाइसोजोम में जाएगा, जहाँ पे इनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके बाद फिर से एंडोजोमल रिसाइकलिंग होगी, मतलब जो मेरा जीपीसीआर सा फिर से बनेगा, फिर से ऐसे अरेस्टिन आके बाइंड करेगा और ये साइक्लिंग जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है अरेस्टिन का फंक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन द बाउंड अरेस्टिन एंड द क्लेथरिन कोटेड प्रमोट द अपटेक ऑफ फॉस्फोराइलेटेड जीपीसीआर। तो जितना भी फॉस्फोराइलेटेड जीपीसीआर था उसको वो ले लेगा और उसकी एंडोसाइटोसिस करा देगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मेरी जी प्रोटीन है, अब देखो वो तो मेरे रिसेप्टर्स गए, अब मुझे अपने जी प्रोटीन को भी तो इनएक्टिवेट करना होगा। तो मेरे जी प्रोटीन इनएक्टिवेट कैसे होते हैं, तो ये मेरा जी प्रोटीन था जब इनएक्टिव था, जब जीडीपी से बाउंड था।
तो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे बोलते हैं GEF, दैट इज ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। क्या बोलते हैं? ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर क्या करते हैं, ये GDP को एक्सचेंज कर देते हैं विद द GTP। किससे एक्सचेंज कर रहे हैं? मेरी GDP को GTP में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, मेरी इनएक्टिवेटेड G प्रोटीन को एक्टिव कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव कर रहे हैं। जैसे ही एक्टिव होगा, ये GTP बाउंड आ गया, ये GTP प्रोटीन हो गया, ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब मुझे बताओ, अगर ये एक्टिवेट ही रहा तो मेरी सेल तो क्या कर देगी, कैंसरस सेल्स बना देगी। अब मुझे इसे रोकना होगा। अब मैं इसे रोकूंगी कैसे? रोकने के लिए क्या होता है, जी प्रोटीन में एक GTPase एक्टिविटी होती है। कौन सी एक्टिविटी होती है? GTPase एक्टिविटी होती है। जैसे रेस्ट प्रोटीन में थी ना GTPase एक्टिविटी, वैसे ही जी प्रोटीन में भी एक GTPase एक्टिविटी होती है, जिसे जो क्या बोलते हैं, उसको गैप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये गैप क्या करता है, इस GTP को एक्सचेंज कर देता है विद द GDP। किससे एक्सचेंज कर देगा? GDP से एक्सचेंज कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, जो मेरे जी प्रोटीन होंगी वो इनएक्टिवेट हो जाएंगी, इनएक्टिवेट हो जाएंगी। ओके, चलो पढ़ लेते एक बार। These subunit possess a weak GTPase activity which allow them to slowly hydrolyze to the GDP and inactivate themselves। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, स्लोली हाइड्रोलाइज हो जाएंगी GTP से GDP में, और क्या हो जाएंगी, इनएक्टिवेट हो जाएंगी। Now the termination of response is accelerated by the regulator of the G protein signaling। ठीक है, तो ये कुछ RSGS होते हैं, जैसे हमारा GF हो गया या फिर गैप्स हो गया, ये RSG होते हैं हमारे। Now GTP is hydrolyzed to the alpha GTP and reassociate with the beta gamma complex। तो ये तो तुम्हें पता है कि अगर मेरा ये GTP है, पहले क्या था, वो सिर्फ अल्फा बीटा और गामा इन तीनों के साइड प्रेजेंट था अगर मेरा इनएक्टिव था। जब मेरा एक्टिव था तो अल्फा मेरे अलग हो गया और बीटा गामा अलग हो गए। अल्फा अलग हो गया, बीटा गामा अलग हो गया। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। दिस रिटर्न द सिस्टम टू द रेस्टिंग स्टेट, और ऐसे हमारा जो सिस्टम होगा रेस्टिंग स्टेट में आ जाएगा। नाउ ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें क्या था, इसमें बताया गया कि फैट सेल्स फॉर चूजन, मतलब फैट सेल्स को लिया गया। ठीक है, फैट सेल्स को लिया गया क्योंकि बहुत इजी होता है इनको निकालना, तो इसलिए इनको निकाला। उसके बाद हमने इस पे देखा कि बहुत सारे हार्मोन्स के इफेक्ट देखे कि कौन कौन CAMP का लेवल इंक्रीज कर रहा है। अगर CAMP का लेवल इंक्रीज कर रहा है मतलब एडिनाइल साइक्लेज है उसके अंदर। ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज है क्योंकि वही रेस्पॉन्सिबल है ATP को CAMP में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने देखा कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं CAMP का कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। सो हमने क्या देखा, सेवरल हार्मोन्स दैट कॉजेज अ रैपिड इंक्रीज इन द CAMP लेवल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी आइसोलेटेड एज अ घोस्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे निकाला, मैंने ऑस्मोटिक लाइसिस करा दी सिंपली, और मैंने इसको निकाल लिया। अब मैंने बहुत सारे हार्मोन्स लिए, जैसे ACTH ले लिया, एपिनेफ्रिन ले लिया, ग्लूकागॉन ले लिया, TSH ले लिया, LH ले लिया, प्रोलेक्टिन ले लिया, और मैंने क्या देखा, वर फाउंड टू स्टिमुलेट। मुझे क्या रिजल्ट मिला कि एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बहुत बढ़ी हुई थी। देखो, ये है मेरा एडिनाइल साइक्लेज एक्टिविटी और ये मेरा हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम देखोगे कि ये तो मेरा कंट्रोल रीजन था जब मैंने कुछ CMP BMP नहीं डाला। ठीक है, तब ये मेरा कंट्रोल रीजन था। जैसे ही इसमें मैंने डाला तो देखो ग्लूकागॉन का कहाँ जा रहा है, इसमें एडिनाइल साइक्लेज बहुत है, ACTH में बहुत है, एपिनेफ्रिन में बहुत है। तो इसमें क्या मैंने देखा कि अगर मैं किसी भी सेवरल हार्मोन्स को डालती हूँ और CMP का लेवल चेक करने की कोशिश करती हूँ, CMP डाल के उनका एडिनाइल साइक्लेज चेक करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि जो एडिनाइल साइक्लेज का कॉन्सेंट्रेशन है वो एपिनेफ्रिन में कितना ज्यादा है, फिर मेरा किस में ज्यादा है, ACTH में कितना ज्यादा है और ग्लूकागॉन में कितना ज्यादा है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर आपको CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही बहुत है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरा GPCR का जितना भी सिग्नलिंग है वो सारा का सारा पढ़ेंगे, और RTKs हो गए तुम्हारे, जैकस्टेट पाथवे हो गया, ये सारे के सारे अभी रह गए, हम सारा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको CSI UGC नेट की प्रिपरेशन करनी है, पूरा कोर्स करना है, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, आपको PDF में नोट्स चाहिए, आपको टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करना है, और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, 13 सब यूनिट्स पूरी जितने भी यूनिट्स हैं सॉरी वो कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप CSI UGC नेट का जो एक चैनल है हमारा अनअकैडमी पे, आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।
लेने के बाद आप 6 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं, 24 मंथ्स का ले सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है। आपको क्या करना है, आपको 10% ऑफ के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपको रेफरल कोड जो अप्लाई करोगे आप, वो होगा कुमकुम 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और जितने भी CSI UGC नेट की क्लासेस हैं, जितनी भी CSI UGC नेट की क्लासेस हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। जो पेमेंट है वो हमारा डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, EMI के थ्रू हो सकता है, UPI वॉलेट, इन सब के थ्रू हमारा जो होता है पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या अप्लाई करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है। जितनी भी आपको CSI UGC नेट की क्लासेस चाहिए, आप उसको प्रॉपर आप जा सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।